ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त के नाम पर बनाई गई है। अगर आप भी अपने नाम पर कहानी बनवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना नाम लिखें। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जिसमें है जंगल की दहाड़, आग का कहर और एक गांव की सांस सांस लड़ाई। सोचिए, जब पूरा जंगल भड़क उठे, पेड़ चटकने लगे, हवा अंगारों से भर जाए और नूरपुर जैसे छोटे से गांव पर मौत की परछाई मंडराने लगे, तो क्या इंसान आग से बड़ा हो सकता है? क्या एक आदमी, वाजिद खान, पूरे गांव को बचा सकता है? इस कहानी में आप देखेंगे कैसे एक चिंगारी, एक झलक, एक गर्म हवा का झोंका पूरे जंगल को राक्षस बना देता है, और कैसे हिम्मत, एकता और इंसानी जज्बा उस राक्षस को पीछे ढकेल देते हैं। अब अपने कमरे की लाइट धीमी कर लें, आराम से लेट जाएं या बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें, क्योंकि अब आप धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां धुआं भी बोलता है, पेड़ भी पुकारते हैं और इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर जंगल को जिंदगी वापस देता है। हम रोज नई कहानियां लाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे छूटे ना। और एक बार जरूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं और किस समय ये कहानी सुन रहे हैं। आपकी हर एक टिप्पणी हम बड़े प्यार से पढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उस कहानी की जिसने नूरपुर का इतिहास बदल दिया। जंगल की आग और वाजिद खान की जंग। गर्मियों का चरम था। सूरज जैसे आसमान से जमीन पर सीधी आग बरसा रहा था। हवा सूखी थी, खेतों की मिट्टी चटक चुकी थी और पेड़ों की पत्तियां बेजान सी लटक रही थीं। नूरपुर गांव के चारों ओर फैला घना जंगल अब हरा नहीं, भूरे और पीले रंग में बदल चुका था। वाजिद खान गांव के बाहर बने पुराने कुएं के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। माथे पर पसीना, हाथ में लोटा और मन में चिंता। उसकी दाढ़ी पर हल्की सफेदी आ चुकी थी, पर आंखें अब भी तेज थीं। बचपन से वो जंगल के रास्ते जानता था, कहाँ ढलान है, कहाँ सूखी घास ज्यादा है, कहाँ जंगली जानवरों के पुराने अड्डे हैं। कुएं से पानी भरते हुए वो बुदबुदाया, या अल्लाह, इस बार बारिश जल्दी भेज दे, ये धरती और नहीं सह पाएगी। उसी समय गांव का छोटा लड़का अयान भागता हुआ आया। वाजिद चाचा, अब्बू कह रहे हैं शाम को पंचायत की बैठक है, सबको बुलाया है। जंगल की तरफ से अजीब सी बदबू आ रही है, धुआं सा भी दिख रहा है। वाजिद चौकन्ना हो गया। धुआं? अभी से? गर्मियों में चरवाहे अक्सर सूखी घास जलाकर कीड़े भगाते थे, मगर इस बार हालत अलग थे। हर चीज पहले से ज्यादा सूखी, ज्यादा नाजुक। शाम होते होते नूरपुर की चौपाल पर लोग जमा होने लगे। मिट्टी का फर्श, बीच में पीपल का पेड़ और उसके नीचे चारपाई पर बैठे गांव के बुजुर्ग। सरपंच सलामत अली के माथे पर चिंता की रेखाएं साफ थीं। उन्होंने बोलना शुरू किया, भाइयों बहनों, आज दोपहर से जंगल की तरफ धुआं उठता दिख रहा है। हमें पता लगाना होगा कि मामला क्या है। अगर वहां आग लगी है और हवा तेज हुई तो आग काबू से बाहर हो जाएगी। किसी ने घबरा कर कहा, अगर आग गांव की तरफ आ गई तो हमारे घर, हमारे जानवर सब जल जाएंगे। वाजिद शांत स्वर में बोला, डरने से पहले पता कर लेते हैं। मैं आज रात ही जंगल की ओर जाऊंगा, 2-3 जवान साथ चले, रास्ता मैं देख लूंगा। गांव के कुछ युवक आगे आए। अयान का बड़ा भाई शकील, रमजान और फकीरू। सरपंच ने मना करने की कोशिश की, रात में जंगल खतरा होगा वाजिद। वाजिद ने आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, खतरा अभी नूरपुर पर भी मंडरा रहा है। अगर आग सचमुच लगी है तो देर करना बेवकूफी होगी। धीरे धीरे आसमान लाल होने लगा। सूर्यास्त की लाली के पीछे दूर कहीं जंगल की दिशा में धुएं की पतली लकीर साफ दिखने लगी। हवा में जला हुआ कुछ सुंघाई देने लगा, सूखी लकड़ी, पत्ते और घास की तीखी गंध। गांव पर एक अनकहा डर उतरने लगा था, और इसी डर को सामने से देखने के लिए वाजिद खान ने कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया।
रात पूरी तरह नहीं उतरी थी, पर सूरज पहाड़ी के पीछे छिप चुका था। आसमान में हल्का सा नारंगीपन बाकी था। वाजिद ने कमरे में रखी पुरानी टॉर्च उठाई, कंधे पर गमछा रखा और कमर से मजबूत रस्सी बांधी। बाहर आया तो 4 युवक पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। चलो बेटा शकील, आज हिम्मत की जरूरत है, वाजिद ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। शकील ने सिर हिलाया। आप आगे आगे रहिए, हमें आपका साथ है। गांव की आखिरी झोपड़ी पार करते ही कच्चा रास्ता जंगल की तरफ मुड़ जाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा में धुएं की गंध तेज होती जाती। पेड़ों की टहनियों पर बैठे पक्षी बेचैनी से इधर उधर उड़ रहे थे। जंगल के किनारे तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा गहराने लगा। वाजिद ने टॉर्च जलाई। पीली रोशनी सूखे पत्तों और पतली डंडियों पर गिरकर चमकी। नीचे जमीन पर गिरी हुई सूखी घास की मोटी परत थी। रमजान ने घबराई हुई आवाज में कहा, अगर ये सब आग पकड़ गई ना तो पूरा जंगल जल उठेगा। वाजिद ने गंभीरता से जवाब दिया, इसीलिए हम यहां हैं, समझने की आग कहां है, कितनी है और क्या हम कुछ कर सकते हैं। थोड़ा और अंदर जाते ही पेड़ों के बीच से हल्की सी लाल चमक दिखाई दी। शकील ने फुसफुसाकर कहा, चाचा उधर देखिए, वो क्या है। सबकी नजर उस दिशा की ओर गई। वहां पेड़ों की झाड़ियों के पीछे से धीमी सी लौ उठ रही थी, जैसे किसी ने छोटा सा अलाव जला रखा हो, लेकिन उसके ऊपर से उठता धुआं सामान्य से ज्यादा काला था। वाजिद ने सबको रुकने का इशारा किया। पहले देखेंगे, नजदीक तभी जाएंगे जब यकीन हो जाए कि हम चारों किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। वे झुककर आगे बढ़े ताकि एकदम खुलकर न दिखें। पास जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि आग छोटी नहीं बल्कि फैलती हुई है। झाड़ियों की एक लंबी पट्टी जल रही थी। हवा कम थी, इसलिए लपटें बहुत ऊंची नहीं उठ रही थीं, मगर धीरे धीरे आग आगे बढ़ रही थी। वाजिद की आंखों में चिंतन उतर आया। ये प्रकृति की लगी आग नहीं लगती, कहीं किसी ने लापरवाही में बीड़ी सिगरेट या आग का कोई टुकड़ा छोड़ दिया होगा। फकीरों ने डरते हुए पूछा, क्या भी ये आग गांव तक पहुंच सकती है? वाजिद ने जंगल की ढलान, हवा की दिशा और सूखी घास को देखते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन अगर हवा तेज हो गई और आग ऊपर की तरफ बढ़ी तो कल या परसों तक ये नूरपुर के बेहद करीब आ सकती है। चारों के चेहरे सफेद पड़ने लगे। हमें वापस चलकर गांव को बताना होगा, शकील बोला। वाजिद ने सिर हिलाया। हां, अभी हम चार इस आग को नहीं रोक सकते। ये जंगल और प्रशासन दोनों का मामला है, लेकिन नूरपुर को चेतावनी देना हमारा फर्ज है। जाते जाते वाजिद ने एक बार पीछे मुड़कर आग को देखा, छोटी पर बहुत खतरनाक। उसे लगा मानो ये आग सिर्फ जंगल नहीं, लोगों की नींद भी जला देगी। रात काफी हो चुकी थी जब वाजिद और उसके साथी गांव लौटे। चौपाल के पास अब भी कुछ लोग जाग रहे थे, जिनके चेहरे पर इंतजार साफ दिख रहा था। जैसे ही चारों दिखाई दिए, लोग उनकी तरफ दौड़े। सरपंच सलामत अली ने सबसे पहले पूछा, क्या देखा तुम लोगों ने? धुआं सचमुच जंगल से ही उठ रहा था। वाजिद में गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, जंगल के अंदर आग लगी है। झाड़ियों की लंबी पट्टी जल रही है। अभी तक आग बहुत ऊपर नहीं फैली है, लेकिन जमीन पूरी तरह सूखी है। अगर हवा तेज हुई तो आग को कोई रोक नहीं पाएगा। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज भी अधिक तेज लगने लगी। एक किसान बोला, हमारे मवेशियों का क्या होगा? चरागाह सब जंगल के आसपास हैं। दूसरा बोला, अगर आग नूरपुर के पास पहुंची तो हमारे कच्चे घर, भूसा, लकड़ी कुछ नहीं बचेगा। मास्टर जी, जो अब तक चुप थे, बोले, घबराने से काम नहीं चलेगा। हमें तुरंत प्रशासन को सूचना देनी होगी। वन विभाग को बताओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। वाजिद ने धीमे स्वर में कहा, सब सही है मास्टर साहब, पर आप जानते हैं शहर से गाड़ियां यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लग जाएगा। हमें अपना बचाव खुद भी सोचना होगा। सरपंच ने पूछा, तुम्हारा क्या सुझाव है वाजिद? वाजिद ने चारों ओर बैठे लोगों को देखते हुए कहा, सबसे पहले तो हमें गांव के चारों ओर का सूखा कचरा हटाना होगा। सूखी घास, पत्ते, टूटी लकड़ियां।
अगर आग जंगल से हवा के साथ उड़कर आए तो ये चीजें तुरंत आग पकड़ लेंगी। दूसरा, हमें जंगल और गांव के बीच एक खाली पट्टी बनानी होगी जहां कोई सूखी चीज ना हो, कच्चा अग्निरोधक घेरा। लोगों ने सुना समझा, पर कुछ के चेहरे पर थकान थी, कुछ पर डर। एक महिला बोली, दिन भर के काम के बाद अब रात में भी काम करना पड़ेगा क्या? उसकी आवाज में शिकायत से ज्यादा चिंता थी। वाजिद ने नरमी से कहा, मैं जानता हूं सभी थके, पर अगर हमने आज रात और कल सुबह तैयारी नहीं की तो आने वाली रातों में सोने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। सरपंच ने फैसला सुनाया, ठीक है, अभी तो देर हो चुकी है, आधे लोग घर जाएं, आराम करें, कुछ जवान और समझदार लोग यहां रुकेंगे, योजना बनाएंगे, सुबह होते ही हम पूरे गांव को काम में लगा देंगे। लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे। फिर भी चर्चा हर घर में चलती रही। कोई पूछता जंगल की आग कितनी पड़ी है, कोई सोचता मवेशी कहाँ ले जाएंगे, कोई बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था। रात की हवा पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। दूर जंगल की दिशा में आसमान हल्का सा लाल दिख रहा था, जैसे कोई चुपचाप आग को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। वाजिद चौपाल पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में सवाल था, क्या हम इस आग से नूरपुर को बचा पाएंगे? लेकिन चेहरे पर वही पुरानी दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया, जब तक सांस है जंगल की आग गांव की चौखट तक नहीं आने देगा। रात किसी ने ढंग से नहीं सोई। हर घर में एक ही विषय था, जंगल में लगी आग। बच्चों को शांत रखने की कोशिश की गई, पर उनके कान भी बड़े ध्यान से बड़ी बड़ी बातों को पकड़ते रहे। सुबह होते ही गांव में एक अजीब सी हलचल फैल चुकी थी। मुर्गे की बांग के साथ ही लोग खेतों में काम पर नहीं, बल्कि चौपाल की तरफ आने लगे। सरपंच सलामत अली पहले से वहां मौजूद थे। वाजिद खान भी समय से पहले आकर बैठ चुका था। आंखों में रात भर की जाग दिख रही थी। मास्टर जी ने आवाज लगाई, सब लोग इकट्ठा हो जाएं, आज का हर मिनट कीमती है। गांव वालों की एक बड़ी भीड़ जमा हुई। वाजिद ने खड़े होकर कहा, देखो भाइयों बहनों, आग अभी जंगल के अंदर है, लेकिन वहां की घास और पेड़ इतने सूखे हैं कि आग तेजी से किसी भी दिशा में फैल सकती है। अब हमें नूरपुर के चारों ओर एक सुरक्षा पट्टी बनानी होगी, जहां कोई सूखी चीज ना हो जिससे आग तुरंत नहीं पकड़ सके। एक बुजुर्ग ने पूछा, कितनी चौड़ी पट्टी बनानी होगी वाजिद बेटा? वाजिद ने हाथ फैलाकर समझाया, कम से कम 20 फीट, और वो भी पूरे गांव की सीमा पर। गांव के मर्द तैयारी करने लगे। कुल्हाड़ियां, फावड़े, डंडे, पानी से भरे बाल्टी। महिलाएं घरों के पास की सूखी घास हटाने लगीं। बच्चों को गांव के बीचों बीच सुरक्षित जगह पर खेलने भेज दिया गया। शकील और रमजान जंगल की दिशा में धुआं देखने गए। कुछ मिनट बाद वे लौटे और बोले, धुआं पहले से ज्यादा है, लगता है आग फैल रही है, हवा भी हल्की तेज हो गई है। वाजिद का चेहरा गंभीर हो गया। तो हमें तेजी से काम करना होगा। काम शुरू हुआ। किसी ने घर के पीछे की बाड़ हटाई, किसी ने गोदाम के सूखे पत्ते साफ किए, किसी ने लकड़ियों का ढेर गांव के बाहर ले जाकर खुले स्थान पर रखा। वाजिद खुद हर भर के पीछे जाता, मिट्टी की जांच करता, लोगों को दिशा देता। गांव में ऐसा जुनून पहले कभी नहीं देखा गया था। दोपहर होते होते पहली सुरक्षा पट्टी बन चुकी थी। गांव थक गया था, पर रुका नहीं। तभी मंदिर की घंटी बजी, अचानक और जोर से। लोग चौंक कर उधर देखने लगे। हवा की दिशा बदल चुकी थी। अब वो जंगल से गांव की तरफ आ रही थी। वाजिद ने धड़कन तेज होते हुए महसूस की। अगर आग हवा के साथ बढ़ी तो बहुत कम समय में यहां पहुंच सकती है। सरपंच बोला, क्या हम आग बुझाने की कोशिश कर सकते हैं? वाजिद धीरे से बोला, अभी नहीं, लेकिन शाम तक अगर हालात नहीं सुधरे तो हमें जंगल में जाकर आग रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। गांव के दिल में डर था, पर उस डर से बड़ा था उनका संकल्प। नूरपुर हार मानने के लिए नहीं बना था। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। गर्मी इतनी थी कि पत्ते छूते ही चटक जाते। गांव की सुरक्षा पट्टी लगभग बन चुकी थी, पर आग की लपटें अब साफ दिखने लगी थीं।
दूर जंगल की ढलान पर छोटे छोटे दिए की तरह चमकती हुई। वाजिद, शकील, रमजान और फकीरू चारों जंगल के किनारे खड़े होकर आग की दिशा देख रहे थे। लगता है ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है, शकील बोला। वाजिद ने माथा पर हाथ रखकर सूरज की तरफ देखा। हाँ, और अगर ऊपर पहुंची तो हवा इसे और ज्यादा फैलाएगी। गांव के लोग पास आकर जमा होने लगे। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे। हमारे जानवरों का क्या होगा? खेत का क्या होगा? अगर आग यहां तक आ गई तो? वाजिद ने सभी को शांत करने की कोशिश की। हमारे पास अभी समय है और हम सब मिलकर आग को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले योजना बनानी होगी। सब चौपाल की ओर लौटे। वहां नक्शे जैसा एक कच्चा आरेख जमीन पर बनाया गया। वाजिद ने लकड़ी की छड़ी से दिखाते हुए कहा, देखो, आग इस हिस्से में है। यदि हम यहां एक बैरियर बनाएं जहां हम खुद आग जलाकर जमीन को साफ करें तो मुख्य आग यहां तक नहीं पहुंचेगी। लोग हैरान रह गए। खुद आग लगाएंगे, ये कैसा तरीका है? मास्टर जी ने समझाया, इसे बैकफायर कहते हैं। जंगल की बड़ी आग को रोकने के लिए छोटी नियंत्रित आग लगाई जाती है ताकि ईंधन खत्म हो जाए और मुख्य आग आगे न बढ़ सके। गांव थोड़ा समझा, थोड़ा डर गया। तभी सरपंच ने पूछा, और इसे कौन करेगा? यह तो बहुत खतरनाक है। सबकी नजरों का एक जवाब था, वाजिद खान। वाजिद ने बिना हिचक बोले, मैं करूंगा। मेरे साथ कुछ जवान होंगे, हमें तेजी से चलना होगा। अगर सही समय पर बैकफायर लगाया गया तो आग गांव तक नहीं आएगी। गांव में एक सन्नाटा छा गया, जैसे सभी सोच रहे हों कि क्या यह आदमी सच में जंगल को चुनौती देगा। वाजिद ने कहा, अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो कल नूरपुर का नाम भी मिट सकता है। हम अपनी धरती को नहीं छोड़ेंगे। लोगों के मन में डर के साथ साथ गर्व भी उठा। नूरपुर के हर चेहरे पर वाजिद की हिम्मत की छाप दिखने लगी। शाम होते होते लोग तैयार थे, कुछ पानी की बाल्टियां लेकर, कुछ मिट्टी भरकर, कुछ टॉर्च और रस्सी के साथ। आज नूरपुर अपने प्राणों की रक्षा में जुटने वाला था और वाजिद उसका सेनापति था, चुप, दृढ़ और निडर। सूरज ढलने लगा था। आकाश लाल रंग में डूब चुका था, मानो खुद आग की चेतावनी दे रहा हो। जंगल में लगी आग अब पहले से ज्यादा फैल चुकी थी। धुएं की मोटी लकीर आसमान को ढक रही थी। दूर लपटें ऐसे उठ रही थीं जैसे कोई भूखा राक्षस पेड़ों को निगल रहा हो। वाजिद अपनी टीम के साथ जंगल के उस हिस्से तक पहुंचा जहां बैकफायर लगाना था। हवा गर्म थी और पत्ते पैरों के नीचे चटक रहे थे। वाजिद ने कहा, हम यहां एक छोटी आग जलाएंगे। ये आग इस पट्टी को साफ करेगी। जब मुख्य आग यहां पहुंचेगी तो जलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। फकीरू घबराकर बोला, अगर यह आग काबू से बाहर हो गई तो? वाजिद ने गमछा कसकर बांधा, हमें वही रोकना है। हम सबको मिलकर इसे सीमित रखना होगा। शकील ने चिंगारी निकाली और सूखे पत्तों का छोटा ढेर तैयार किया। वाजिद ने अंतिम बार हवा की दिशा जांची। हवा हल्के से जंगल की मुख्य आग की तरफ ही जा रही थी। अच्छा है, आज हवा हमारे पक्ष में काम कर रही है, वो बोला। पहली आग सुलगाई गई। धीरे धीरे सूखी घास जलने लगी। शुरू में आग छोटी थी, कमजोर सी, पर कुछ ही मिनटों में उसने जमीन साफ करना शुरू कर दिया। जंगल की दो आगे अब आमने सामने काम कर रही थीं। एक भयंकर अनियंत्रित, एक नियंत्रित मनुष्य की बुद्धि से पैदा हुई। गांव वालों ने दूरी से बैकफायर का यह दृश्य देखकर आश्चर्य में भर गए। जैसे तो शक्तियां लड़ रही हों, किसी औरत ने कहा। पर तभी हवा थोड़ा तेज हुई और बैकफायर थोड़ी रफ्तार पकड़ने लगा। रमजान चिल्लाया, वाजिद चाचा, आग इधर बढ़ रही है। वाजिद तुरंत मिट्टी उठाकर आग पर डालने लगा। शकील पानी फेंक रहा था। फकीरू टहनियां खींचकर रास्ता साफ कर रहा था। कुछ मिनट मानो घंटे बन गए। गर्मी चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी, धुआं आंखें जला रहा था, लेकिन वाजिद और उसके साथी पीछे नहीं हटे। अचानक पेड़ों के बीच से एक तेज आवाज आई। मुख्य आग
बैकफायर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। दोनों लपटें आमने सामने आईं और फिर धीरे धीरे मुख्य आग की रफ्तार कम होने लगी, जैसे उसके पास अब जलने को कुछ बचा नहीं था। फकीरू ने खुशी से चिल्लाकर कहा, चाचा, आग रुक रही है, सच में रुक रही है। वाजिद ने थक कर टॉर्च जमीन पर रखी, चेहरे पर पसीना और धुआं, आंखों में जीत की चमक। अभी पूरी आग नहीं रुकी है, उसने कहा, लेकिन हमने उसका रास्ता रोक दिया है। नूरपुर अब सुरक्षित रहेगा, आज की रात कम से कम। जंगल ने आज इंसान की हिम्मत को परखा था और नूरपुर के बेटे वाजिद खान ने परीक्षा में अपनी जान की बाजी लगाकर जवाब दिया था। बैकफायर ने मुख्य आग को कुछ हद तक रोक दिया था, लेकिन जंगल की भयंकर आग अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। हवा बदलते ही लपटें फिर उछल सकती थीं। इसी डर के साथ वाजिद और उसकी टीम गांव वापस लौटी। नूरपुर में हर घर की छत पर लोग खड़े थे। किसी के हाथ में बाल्टी, किसी के हाथ में मिट्टी भरी टोकरियां, किसी के चेहरे पर रात भर जागने की थकान। जैसे ही वाजिद लौटा, भीड़ उसकी ओर उमड़ पड़ी। क्या आग रुक गई? क्या हमारा गांव बच जाएगा? वाजिद भाई, सच बताओ, हमारी झोपड़ियां सुरक्षित हैं? वाजिद थकान से चूर था, पर उसके स्वर में शांति थी। हां, हमने आग को काफी हद तक रोक दिया है। बैकफायर ने जंगल के एक हिस्से को साफ कर दिया। मुख्य आग उस पट्टी को पार नहीं कर पाएगी। लोगों के चेहरों पर राहत की लहर फैल गई। कुछ महिलाएं दुआएं पढ़ने लगीं, बच्चे उसके आसपास घूमने लगे। फिर भी हवा में डर की हल्की परत बाकी थी, क्योंकि जंगल अब भी जल रहा था और आग का स्वभाव कभी भरोसेमंद नहीं होता। सरपंच सलामत अली ने सबको समझाया, आज रात कोई नहीं सोएगा, चौकसी करेंगे हम सब। आग दूर है, पर खतरा अभी भी है। महिलाएं बच्चों के साथ घरों में रहें, बाकी लोग फाटक और खाई वाली तरफ नजर रखेंगे। चौपाल के पास बड़े घड़े में पानी भर दिया गया। कई युवकों ने मशाले जलाई ताकि रात में भी रास्ता साफ दिखे। औरतों ने ताजा रोटियां और गुड़ का पानी तैयार किया ताकि पहरा देने वालों को ताकत मिलती रहे। रात का अंधेरा घना होता गया। जंगल की दिशा में लाल चमक बढ़ने लगी, मानो आकाश में घाव खुला हो। धुएं की गंध हवा में तैरकर नूरपुर तक पहुंचने लगी। वाजिद गांव के बाहरी हिस्से में पहरा दे रहा था। शकील और रमजान उसके साथ थे। शकील बोला, चाचा, हमने आग को रोक दिया, पर यह जल कब तक रहेगी? वाजिद ने दूर देखते हुए कहा, जब तक हवा शांत न हो जाए और जब तक ऊपर वाले बारिश न भेज दें। रात के तीसरे पहर तक कुछ लोग थक कर नींद के झोंके में आने लगे। वाजिद उन्हें जगाता, नींद बाद में भी आ जाएगी, आज गांव की रक्षा करनी है। आधी रात बीतते बीतते जंगल की आवाज और बढ़ गई। पहले सिर्फ लपटें दिखती थीं, अब टूटते पेड़ों की आवाज भी सुनाई देने लगी थी। धड़ाम, क्रैक, टूट। गांव वाले कांप उठते। क्या आग फिर बढ़ रही है? क्या बैकफायर कम पड़ गया? वाजिद तुरंत चौताल पहुंचा और बोला, डरिए मत, यह आवाजें जंगल के भीतर से आ रही हैं। पेड़ जलकर गिर रहे हैं। आग अब जंगल के दूसरे हिस्से में फैल रही है, हमारे तरफ नहीं। लेकिन कोई रात पूरी तरह दर मिटाती नहीं, विशेषकर जब सामने प्रकृति का रौद्र रूप हो। सुबह की पहली लाली फैलते फैलते नूरपुर के लोग जाग चुके थे, पर नींद शब्द उनके लिए अनजान हो गया था। वाजिद अपने मन में जानता था कि आज जंगल की आग एक नई दिशा लेगी और नूरपुर को फिर तैयारी रखनी होगी। सुबह की शुरुआत राहत भरी नहीं, बल्कि और ज्यादा चिंता लेकर आई। जैसे ही सूरज निकला, गांव का हर आदमी जंगल की ओर देखने लगा। धुआं अभी भी उठ रहा था, गाढ़ा और काला। रात में आग कुछ शांत लग रही थी, पर सुबह आते आते उसकी तेजी फिर बढ़ गई थी। शकील और रमजान ने दौड़कर चौपाल में बताया, वाजिद चाचा, आग जंगल के भीतर एक नए हिस्से में फैल गई है। अब सिर्फ झाड़ियां नहीं, बड़े पेड़ भी जल रहे हैं। वाजिद ने भौहें से कोड़कर पूछा, हवा किस तरफ है? जंगल की गहराई की तरफ, रमजान बोला, लेकिन कभी भी दिशा बदल सकती है। यही वो बात थी जो पूरे गांव को बेचैन कर रही थी। तभी गांव के बाहर से जीप की आवाज आई। लोग बाहर भागे। वन विभाग और प्रशासन की 2 गाड़ियां नूरपुर पहुंची थीं।
एक अधिकारी उतरा। हमारे पास जंगल की आग की सूचना पहुंची है। हमें बताया गया कि गांव वालों ने बैकफायर कर आग को रोका। कौन है जो इस टीम का नेतृत्व कर रहा था? लोगों ने एक ही दिशा में इशारा किया। वाजिद खान। अधिकारी चौंक गया। आपने खुद बैकफायर लगाया बिना प्रशिक्षण? वाजिद ने शांत लहजे में कहा, हमारे पास विकल्प नहीं था साहब। अगर हम नहीं करते तो गांव राख हो जाता। अधिकारी ने सम्मान से सिर हिलाया। आपने बड़ा जोखिम लिया, पर आप सही दिशा में काम कर रहे थे। अब हम भी पूरा सहयोग देंगे। साथ आए फॉरेस्ट रेंजर्स ने आग की दिशा देखने के लिए ड्रोन उड़ाया। ड्रोन फुटेज देखकर अधिकारी बोला, आग बहुत फैल चुकी है। अब यह सिर्फ नूरपुर का नहीं, पूरे जिले का खतरा है। हमें मिलकर काम करना होगा। गांव के कुछ लोग डर गए। क्या हमारे खेत और घर बच पाएंगे? क्या हमें गांव खाली करना पड़ेगा? अधिकारी ने जवाब दिया, अभी गांव सुरक्षित है। आग दूसरी दिशा में बढ़ रही है, लेकिन हम नूरपुर को सुरक्षित ढाल बनाना चाहते हैं। फॉरेस्ट गार्ड्स ने पानी के पंप, आग बुझाने वाले स्प्रे और सुरक्षा उपकरण लाए। पहली बार गांव को लगा कि वे अकेले नहीं हैं। वाजिद ने अधिकारियों को जंगल का नक्शा अपने मन से बताया। यह हिस्सा ज्यादा सूखा है, यहां आग रुक सकती है, यहां ढलान नीचे जाती है। अधिकारी ने प्रभावित होकर कहा, आप बहुत अनुभव रखते हैं। आप हमारे साथ आग रोकने की टीम में शामिल होंगे। गांव वालों की आंखों में गर्व चमक उठा। वाजिद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तैयार हूं, यह जंगल मेरा भी है। लेकिन उसी क्षण हवा बदली और दूर जंगल की दिशा से आग की एक नई लपट हवा से उठकर ऊपर उछली। अधिकारी ने घबराकर कहा, हमें तुरंत जंगल की पहली लाइन पर जाना होगा। गांव फिर एक बार तनाव में भर गया। लड़ाई अब और कठिन होने वाली थी। वाजिद, रेंजर्स और गांव के चुने हुए कुछ जवान मिलकर जंगल की पहली अग्रिम पंक्ति तक पहुंचे। धरती गर्म थी, इतनी गर्म कि जूते की तली तक में ताप महसूस होता था। पेड़ काले पड़ चुके थे, पत्तियां राख बनकर उड़ रही थीं। जंगल अब जंगल नहीं, एक जलता हुआ दानव था। रेंजर्स ने मास्क पहने, पानी की नलियां खोलीं और पेड़ों के आसपास छिड़काव करना शुरू किया। एक अधिकारी चिल्लाया, हम आग को यहां रोकेंगे। अगर यह लाइन टूट गई तो अगले पहाड़ तक कोई नहीं रोक सकेगा। शकील कांपती आवाज में बोला, चाचा, इतना धुआं, इतना ताप, इंसान यहां कैसे टिकेगा? वाजिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत बेटा, डर हमें कमजोर बनाता है, पर समझदारी हमें जिंदा रखती है। हम यहां हैं क्योंकि गांव हम पर भरोसा करता है। आग की लपटें पास आ रही थीं। हवा में सी सी की आवाज, पेड़ों की टूट टूट और जलती लकड़ी का फटाक, हर आवाज मौत की चेतावनी जैसी लग रही थी। फकीरू पानी की नली पकड़े खड़ा था। पानी कम हो रहा है, और लाओ, एक रेंजर चिल्लाया। तभी हवा एकदम तेज हुई। लपटें अचानक ऊपर उठी। एक जगह सूखी घास भभक कर आग पकड़ने लगी। टीम के लोग चिल्लाए, वाजिद, इधर मदद करो। वाजिद दौड़ा, घास पर मिट्टी डाली, दूसरे ने पानी फेंका। कुछ मिनटों में उस हिस्से की आग काबू में आ गई। मगर मुख्य आग, वो तो जैसे उनकी हिम्मत को परखने निकली थी। एक रेंजर ने कहा, अगर हवा फिर बदल गई तो हमें लाइन छोड़नी पड़ेगी। वाजिद ने उसकी आंखों में झांका। लाइन छोड़ेंगे तो गांव छोड़ना पड़ेगा। हम यहां खड़े हैं एक ईंट की दीवार की तरह। जब तक हम हैं, आग आगे नहीं जाएगी। रेंजर मुस्कुराया। आप जंगल से प्यार करते हैं? वाजिद ने कहा, यह सिर्फ जंगल नहीं, यह हमारी जान है। घंटों की मेहनत के बाद टीम ने पहली लाइन पर ही आग को रोक लिया। थोड़ा ही सही, पर पहली जीत थी। शाम ढलने लगी थी, पर जंगल में अभी भी तेज लाल रोशनी चमक रही थी। अधिकारी बोला, यह सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। वाजिद ने दूर जलते पहाड़ को देखा। आंखों में दृढ़ता थी, मन में बस एक ही भावना, नूरपुर नहीं जलेगा, मैं हूं। जंगल में लगी आग की तीव्रता बढ़ती ही जा रही थी। सूर्य अस्त होने के बाद भी आसमान एक कोने में लाल चमक से भरा था, जैसे किसी ने सैकड़ों मशाले हवा में टांग दी हों। नूरपुर के लोग इस दृश्य से समझ चुके थे कि आग भले दूर हो, उसका असर उनके हर सांस में उतर रहा है।
गांव के केंद्र में चौपाल के पास एक बड़ी बैठक फिर से बुलाई गई। मिट्टी की महक के साथ हल्की सी जली हुई घास की गंध भी हवा में तैर रही थी। औरतें अपने अपने बच्चों को गोद में कसकर पकड़े बैठी थी। बुजुर्ग धीरे धीरे बैंत पर टेक लगाए हुए थे। सरपंच सलामत अली ने सभी को संबोधित किया। आज रात हम में से कोई भी सो नहीं सकता। हवा की दिशा तेजी से बदल रही है। आग जंगल के अंदर से दाईं तरफ खिसक रही है। अगर थोड़ी और तेज हवा चली तो चिंगारी उड़कर गांव की सीमा तक पहुंच सकती है। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोगों के चेहरे तनाव से कठोर हो गए। तभी वाजिद खान आगे आया। उसकी आंखों में थकान थी, पर दृढ़ता उससे कहीं ज्यादा। भाइयों बहनों, हमारे पास डरने का वक्त नहीं है। हमने जो सुरक्षा पट्टी बनाई है वो हमें समय देगी, लेकिन हमें इस समय का इस्तेमाल चौकसी में करना होगा। बाहर की सीमा पर हम पानी, मिट्टी और हरे कपड़ों की कतारें लगाएंगे और हर दिशा पर 2-2 आदमी पहरा देंगे। पुरुष तुरंत अपने अपने घरों से बाल्टियां, मिट्टी के घड़े और कंबल लाने लगे। महिलाएं टोकरी भर भर कर मिट्टी लाने लगी। बच्चों के हाथ में भी छोटे छोटे बर्तन थमा दिए गए, पर वे सिर्फ मदद का अभिनय कर रहे थे। असल दायित्व बड़ों का था। रात होते होते गांव जलती हुई लालिमा के बीच एक छोटा सा ऊर्जा केंद्र बन गया। थोड़ी ही देर बाद हवा अचानक तेज हुई। सूखे पत्ते जमीन पर तेजी से सरसराते हुए भागने लगे। दूर जंगल की दिशा में लपटें बढ़कर थोड़ी ऊंची उठी। रमजान चिल्लाया, चाचा, आग ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वाजिद तुरंत गांव के किनारे पहुंचा। उसने हाथ ऊपर उठाकर हवा की दिशा जांची। दक्षिण पश्चिम। ये दिशा अगर स्थिर रही तो आग इधर नहीं आएगी, लेकिन हवा स्थिर रहे ये कोई नहीं जानता। कुछ बुजुर्ग दुआ पढ़ने लगे। औरतों ने बच्चों को अपनी गोद में छिपा लिया, पर वाजिद अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहा। नूरपुर को कुछ नहीं होगा। रात आधी गुजर चुकी थी। चोटियों पर लाल चमक अब भी नजर आ रही थी, धीमी पर भयावह। गांव वालों ने छोटे समूहों में पहरा देते हुए रात काटी। हर कुछ मिनट बाद कोई ना कोई चिल्ला कर कहता, हवा की दिशा देखो, लपटें कम हुई या बढ़ी, धुआं किस तरफ जा रहा है। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे आग की चमक कम होने लगी। जैसे जैसे सुबह नजदीक आई, हवा शांत होती गई। थके हुए बुझिल कदमों के साथ वाजिद ने चौपाल की ओर देखा। आज की रात भी जीत ली हमने, पर युद्ध अभी बाकी है। सुबह की पहली किरणें जब नूरपुर पर फैली तो लोगों ने राहत की सांस ली। आसमान साफ था, रात जैसा धुआं नहीं। हवा ठंडी और स्थिर थी। जंगल की सुबह हमेशा चिड़ियों की आवाज़ों से भरी होती थी, पर आज आवाज़ें कम थीं। फिर भी जो थीं वे उम्मीद जैसी लग रही थीं। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले। कुछ लोग चौपाल आए, कुछ खेतों की तरफ गए और कुछ बच्चे पहली बार बिना डर आसमान की ओर देखने लगे। शकील और रमजान जल्दी जल्दी दौड़ते हुए गांव लौटे। वाजिद चचा, जंगल में आग कम हो रही है। रात की हवा शांत हो गई थी। फॉरेस्ट गार्ड्स कह रहे हैं कि मुख्य आग अब दूसरी दिशा में मुड़ रही है। गांव के लोग खुश होने लगे। किसी ने दुआ पढ़ी, किसी ने राहत की मुस्कान दी, पर वाजिद खान अभी भी शांत खड़ा था और उसकी आंखों में चिंता बनी हुई थी। सरपंच ने पूछा, वाजिद, सब ठीक तो है? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? वाजिद ने हल्के से कहा, कभी कभी आग बुझने के बाद भी खतरा बाकी रहता है। आग नीचे दबकर जल सकती है और फिर हवा मिलते ही भड़क सकती है। उसी समय वन विभाग की जीप गांव की ओर आती दिखाई दी। अधिकारी उतरा और बोला, आग नियंत्रित जरूर हुई है, पर पूरी तरह बुझी नहीं है और एक नया खतरा सामने आया है। लोग तुरंत उसके चारों ओर जमा हो गए। अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, रात में जंगल का एक बड़ा पेड़ जलकर गिरा है और उसके नीचे जले हुए पत्तों में अंगारे अभी भी सक्रिय हैं। अगर दोपहर की गर्मी बढ़ी तो आग फिर उठ सकती है, सीधे उस तरफ जहां हमारा बैकफायर क्षेत्र भी है। गांव वालों के चेहरे फिर डर से कठोर हो गए। वाजिद ने पूछा, कितनी जल्दी हमें वहां पहुंचना होगा? अभी। देर हुई तो पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा। वाजिद ने देखा कि गांव के मजदूर अभी भी थके हुए हैं, पर खतरा उन्हें आराम नहीं करने देता था। उसने आवाज लगाई,
शकील, रमजान, फकीरू और बाकी सभी जवान मेरे साथ चलो। हम दूसरी लाइन पर जाकर अंगारों को ठंडा करेंगे। इस बार सिर्फ पानी नहीं, मिट्टी और हरी टहनियां भी ले जानी होंगी। महिलाएं तुरंत घरों से टोकरी और पानी का सामान लाने लगी। बच्चे दरवाजे के पास खड़े होकर अपने बड़ों को जाते हुए देख रहे थे। हर चेहरे पर चिंता थी, पर गर्व भी। कुछ ही मिनटों में वाजिद और उसकी टीम फिर जंगल की ओर निकल पड़े। धरती अभी भी गर्म थी, पेड़ों के तनों पर काली राख थी और हवा में हल्की जली लकड़ी की गंध। आग बुझी नहीं थी, बस छिपी हुई थी, एक सांप की तरह, शांत पर प्राण घातक। वाजिद जानता था ये दिन बहुत लंबा होने वाला है। जंगल के भीतर जाते हुए रास्ता पहचान में नहीं आ रहा था। जहां कभी हरे पेड़ थे वहां काली टहनियां थीं, जहां सूखी घास की खुशबू आती थी वहां राख की घुटन थी। पर यह वही जंगल था जिसने नूरपुर को पाला था, और आज वही जंगल मदद मांग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद शकील ने चिल्लाकर कहा, वाजिद चचा, वो रहा वो हिस्सा जहां पेड़ गिरा है। सबने देखा, एक विशाल पेड़ आग से कमजोर होकर गिर पड़ा था। उसके नीचे चारों ओर जले पत्ते फैले थे। धीमी धीमी लाल चमक उन राखों के बीच से उठ रही थी। रेंजर बोला, यही अंगारे हैं। अगर दोपहर की हवा लगी तो आधे घंटे में यह हिस्सा फिर भड़क सकता है। वाजिद ने निर्देश दिया, सब लोग फैल जाओ, कोई भी अंगारा दिखे उस पर तुरंत मिट्टी डालो, फिर पानी। फकीरू बोला, चाचा, ये काम आसान नहीं लग रहा। वाजिद मुस्कुरा दिया, आसान काम हमने कब किए हैं। टीम ने काम शुरू किया। कहीं से धुआं उठता, वे दौड़कर मिट्टी डालते, कहीं चिंगारी चमकती तो तुरंत हरी टहनियां रखकर ऑक्सीजन रोकी जाती। धीरे धीरे अंगारे शांत होने लगे, पर तभी शकील दौड़ता हुआ आया। चाचा, इधर आओ, एक आवाज आ रही है, जैसे कोई जानवर फंसा हो। वाजिद तुरंत उसके पीछे गया। एक झाड़ी के पास उसने देखा एक जंगली हिरन धुएं और आग के बीच फंसा था। उसका शरीर जलकर घायल था और वो दर्द में कराह रहा था। शकील बोला, चाचा, इसे बचाया नहीं जा सकता। वाजिद ने कड़क स्वर में कहा, बचाया जा सकता है, बस कोशिश होनी चाहिए। उसने अपनी कमीज फाड़ी और हिरन के पैरों को बांधा। उसे उठाने की कोशिश की। हिरन कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जीवित रहने की उम्मीद थी। टीम ने मिलकर उसे उठाया और सुरक्षित हिस्से की ओर ले जाने लगे। रेंजर ने आश्चर्य से कहा, इतनी आग और खतरे के बीच एक घायल जानवर क्यों? वाजिद धीरे से बोला, क्योंकि जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं, जानवरों का भी है। अगर हम सिर्फ खुद को बचाएं और बाकी सबको जलना दें तो इंसान कहलाने का हक खो देंगे। उसकी बात सुनकर सब खामोश हो गए। अंगारे अब लगभग शांत हो चुके थे। जंगल अपनी पीड़ा में भी जैसे राहत की सांस ले रहा था। पर यह सिर्फ आज की लड़ाई थी, कल क्या होगा कोई नहीं जानता था। वाजिद ने दूर जलते पहाड़ की ओर देखा और मन में एक ही बात आई, नूरपुर को बचाना अभी बाकी है। अंगारों को शांत करते करते आधा दिन बीत चुका था। धूप सिर पर आग की तरह बरस रही थी। गर्म हवा इतनी तीखी चल रही थी कि सूखी मिट्टी उड़कर आंखों में चुभ रही थी। वाजिद और उसकी टीम ने जले हुए हिस्से को लगभग सुरक्षित कर दिया था, पर जंगल कभी आसान नहीं था और आज तो बिल्कुल नहीं। रेंजर ने रेडियो चेक करते हुए कहा, मुख्य आग अभी भी अगले पहाड़ की ढलान पर है। अगर हवा पूर्व की ओर मुड़ी तो वाजिद भाई वो सीधी यहीं आ जाएगी। वाजिद ने आकाश की ओर देखा। बादल नहीं, सिर्फ धुएं की हल्की परत। हवा पहले शांत थी, अब अचानक तेज होने लगी। पेड़ों की काली बची टहनियां हवा के साथ कराहने लगी। शकील ने चिंतित स्वर में कहा, चाचा, ये हवा ठीक नहीं लग रही। देखें, आंख की चमक बढ़ रही है। सभी लोग उत्तर की तरफ देखने लगे। दूर पहाड़ी पर लपटें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची उठ रही थीं, मानो किसी ने हवा में पेट्रोल घोल दिया हो। रेंजर चिल्लाया, सब लोग नीचे हटो, हवा का रुख बदल गया है।
कुछ ही पलों में जलते पेड़ों की आवाज जंगल में गूंज उठी। क्रैक, फटाक, धड़ाम। जंगल का दिल आग के हर थपेड़े से कांप रहा था। वाजिद ने तुरंत आदेश दिया, मिट्टी के बैग लाओ, पानी की नलियां तैयार करो, सब लोग लाइन बनाओ। टीम ने अद्भुत तेजी से काम शुरू किया, लेकिन आग इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि लोग डर से पीछे हटने लगे। रमजान चिल्लाया, चाचा, आग बहुत तेज है, हम इसे नहीं रोक पाएंगे। वाजिद ने उसकी बांह पकड़ी, आंखों में दृढ़ता थी। कोई आग इंसान की हिम्मत से बड़ी नहीं होती। जब तक हम खड़े हैं, आग नहीं जीत सकती। टीम फिर एक बार एकत्र हुई। मिट्टी के बैग आग के सामने फेंके गए, पानी की धारें राख पर डाली गई, हरी पत्तियां फैलाकर आग की ऑक्सीजन रोकी गई। पर तभी हवा ने दोगुना वार किया। लपटें ऊंची उठकर आगे की ओर झपटी। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे आग उनकी ओर दौड़कर आ रही हो। एक रेंजर चिल्लाया, पीछे हटो, जान बचाओ। लेकिन वाजिद नहीं हटा। वो अपनी जगह खड़ा रहा, हाथ में मिट्टी और आंखों में आग से भी ज्यादा झलकता साहस। कुछ सेकंड बाद हवा अचानक शांत हो गई, जैसे किसी ने उसका गला पकड़कर रोक दिया हो। लपटें धीमी पड़ने लगी। आग कुछ आगे बढ़ी जरूर, पर उतनी तीव्र नहीं रही। रेंजरों ने राहत की सांस ली। शकील बोला, चाचा, अगर हवा कुछ और सेकंड तेज चलती तो हम सब। वाजिद ने उसे रोकते हुए कहा, अगर और सेकंड तेज चलती तो हम और सेकंड लड़ते, बस। टीम थक चुकी थी। जंगल अभी भी जल रहा था, पर आग का वो भयंकर झोंका नूरपुर की तरफ बढ़ने में विफल रहा था। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ जंगल के क्रोध की झलक थी। जंगल में वाजिद युद्ध लड़ रहा था और नूरपुर गांव में डर और उम्मीद एक दूसरे से लड़ रहे थे। गांव की औरतें चौपाल के पास खड़ी जंगल की दिशा में देख रही थीं। बच्चे पहली बार शांत थे। कोई रो नहीं रहा, कोई खेल नहीं रहा। सभी अपने बुजुर्गों के पास बैठे थे। सरपंच सलामत अली ने लोगों को शांत करते हुए कहा, वाजिद और उसकी टीम बहादुरी दिखा रही है, हमें उन पर भरोसा रखना होगा। एक महिला ने धीरे से पूछा, अगर आग गांव की ओर बढ़ती रही तो क्या होगा? मास्टर जी बोले, हम यहां से भागकर और कहां जाएंगे? ये हमारी मिट्टी है, हम यहीं रहेंगे और आग का सामना करेंगे। गांव की जवान लड़कियां बड़ी बाल्टियों में पानी भर रही थीं। कुछ महिलाएं रस्सियों से पानी बांधकर छतों पर ले जा रही थीं। कच्ची दीवारों पर गीली मिट्टी चढ़ाई जा रही थी ताकि आग का असर कम हो सके। गौरी नाम की एक युवती ने कहा, हम डरेंगे तो बच्चे भी डरेंगे। आज हमें कंधा बनना है, उनका और गांव का। सारे गांव में हलचल फैली हुई थी। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा था। तभी चौपाल पर एक युवक भागता हुआ आया। जंगल की आग तेज हो गई है, लपटें पहाड़ी के ऊपर दिख रही हैं। सभी लोग पहाड़ी की तरफ दौड़े। सूरज ढल रहा था और जंगल की तरफ आकाश फिर लाल होने लगा था, मानो रात का अंधेरा आग की चमक से मिलकर नूरपुर को चेतावनी दे रहा हो। गांव वालों की सांसें रुक गईं। एक बच्चा मासूम स्वर में बोला, अम्मा, क्या आग हमारे घर तक आ जाएगी? अम्मा ने बच्चे का सिर चूमकर कहा, नहीं बेटा, जब तक वाजिद खान है नूरपुर को कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में अटूट विश्वास था। गांव के सारे दिलों में यही विश्वास धड़क रहा था। गांव वाजिद को पुकार रहा था, मौन पर दृढ़ता से। जंगल के अंदर वाजिद और उसकी टीम नई लड़ाई की तैयारी कर रही थी। आग एक बड़ी दीवार की तरह आगे बढ़ रही थी, धीमी पर गहरी। उसकी चमक हवा में एक भयानक सुनहरा रंग फैला रही थी। रेंजर बोला, अगर हम इस रेखा को रोक लें तो आग नूरपुर की तरफ नहीं मुड़ेगी, लेकिन यह सबसे कठिन बिंदु है। वाजिद ने कहा, तो हम इसे यहीं रोकेंगे, चाहे हमें रात भर क्यों न खड़ा रहना पड़े। टीम ने अपने कपड़ों को गीला किया, हाथों में पानी की बोतलें भरी और मिट्टी के 3 बड़े ढेर आसपास जमा किए। शकील बोला,
चचा, हम तैयार हैं। वाजिद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखना, आग से लड़ने का असली हथियार पानी नहीं, हिम्मत होती है। जैसे ही आग करीब आई, उनके चेहरों पर गर्मी ऐसे पड़ी जैसे किसी ने अंगारे सामने रख दिए हों। टीम फुर्ती से काम करने लगी। मिट्टी डालना, पानी फेंकना, आग के पास जाकर हरी डालियां पटक कर उसे रोकना। धुआं तेज हुआ, सबकी आंखें लाल हो गईं। कई बार कदम फिसले, कई बार लगा कि आग उनके ऊपर टूट पड़ेगी, पर वाजिद हमेशा आगे खड़ा था। डरो मत, हम जीतेंगे। अंगारों का ढेर धीरे धीरे शांत होने लगा। लपटें छोटी होने लगी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, और फिर आग रुक गई। जगह भाप जैसी गर्म थी, पर लपटों की आवाज बंद हो चुकी थी। रेंजर खुशी से चिल्लाया, हमने कर दिखाया, इस दिशा की आग खत्म, नूरपुर अब सुरक्षित है। टीम थक कर जमीन पर बैठ गई। कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ रो रहे थे। वाजिद ने आकाश की ओर देखा। या अल्लाह, शुक्र है, जंगल आज पहली बार शांत हुआ था। लड़ाई अभी बाकी थी, पर वाजिद समझ चुका था, मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार हिम्मत और एकता है। जंगल की एक दिशा में आग को रोकने के बाद टीम पूरी तरह थक चुकी थी। कई लोग मिट्टी में लथपथ, पसीने से तर और धुएं से खांसते हुए जमीन पर बैठ गए। हवा में अब भी हल्की गर्मी थी, मगर वो तेज जलती हुई हवा नहीं थी। वो एक युद्ध के बाद की शांत हवा थी। रेंजर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाजिद साहब, आपकी वजह से नूरपुर बच गया। वाजिद ने सिर हिलाया, नहीं, मेरी वजह से नहीं, हम सबकी वजह से। टीम थोड़ा विश्राम करने लगी। शकील पेड़ के तने से टिक कर बैठ गया। रमजान ने पानी की बोतल खाली कर दी। फकीरू अपने हाथों को हवा कर रहा था जो गर्मी से जल से गए थे। उसी समय रेडियो में आवाज आई, सभी टीमें सतर्क रहें, आग की मुख्य लपटें अब पश्चिमी ढलान की ओर बढ़ रही हैं। वहां घना जंगल है। अगर इस क्षेत्र में आग फैल गई तो ये पूरे वन क्षेत्र को खा सकती है। रेंजर का चेहरा गंभीर हो गया। वाजिद भाई, ये नई दिशा नूरपुर के ठीक विपरीत है, लेकिन अगर जंगल पूरी तरह जल गया तो हवा में इतना धुआं भरेगा कि गांव पर उसका असर होगा। वाजिद ने गहरी सांस ली। मतलब लड़ाई अभी खत्म नहीं। वो टीम की ओर मुड़ा। आराम ज्यादा नहीं, हम अगली दिशा की ओर बढ़ेंगे। शकील ने थकी आवाज में कहा, चाचा, क्या इंसान इतना सब कर सकता है? ये आग तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लेती। वाजिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इंसान तब तक कर सकता है जब तक उसकी नीयत मजबूत हो। और बेटा, याद रखना, युद्ध की सबसे बड़ी परीक्षा थकान के बाद ही शुरू होती है। टीम धीरे धीरे खड़ी हुई। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने टॉर्च चेक की, किसी ने हाथ से कपड़ा बांधा ताकि धुआं ना जाए। जंगल के पश्चिमी हिस्से में जाने का रास्ता कठिन था। पेड़ घने थे, जमीन पर सूखी डालियां बिछी थीं और दूर से आग की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में अचानक एक तेज आवाज गूंजी, धड़ाम। सब रुक गए। एक विशाल पेड़ आग से जलकर घिर गया था और उसके गिरने की दिशा टीम के सामने थी। रेंजर चिल्लाया, सब लोग पीछे हटो। पेड़ जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा। धुआं चारों तरफ फैल गया। दूर की आग अब और साफ दिख रही थी और कहीं ज्यादा खतरनाक। रमजान बोला, चाचा, ये हिस्सा तो पिछले हिस्से से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वाजिद शांत स्वर में बोला, जितना बड़ा खतरा उतनी ही बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। टीम आगे बढ़ी। लड़ाई अब जंगल के सबसे कठिन इलाके में होने वाली थी। पश्चिमी ढलान की ओर जाते हुए पहला सामना धुएं की दीवार से हुआ। धुआं इतना गाढ़ा था कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से आर पार जा रही थी। टीम ने अपने मुंह पर गीले कपड़े बांध लिए ताकि सांस लेना आसान हो सके।
रेंजर ने चेतावनी दी, याद रखना, यहां 2 खतरे हैं। आग तो दिख रही है, लेकिन पेड़ कभी भी गिर सकता है, और इस ढलान पर एक गलत कदम जिंदगी खत्म कर सकता है। जंगल की जमीन अचानक नीचे की ओर ढलान थी, फिसलन भरी, सूखी राख से ढकी हुई और हर जगह चटकने वाली ध्वनियां। वाजिद आगे बढ़ते हुए बोला, धीरे धीरे चलो, पैर हमेशा स्थिर जगह पर रखो। टीम सावधानी से आगे बढ़ रही थी कि अचानक शकील का पैर फिसला। वो ढलान पर नीचे की ओर लुढ़कने लगा। शकील! वाजिद चिल्लाया। वो बिजली की तेजी से दौड़ा और आगे झुककर शकील का हाथ पकड़ लिया। ढलान इतनी खतरनाक थी कि थोड़ी सी देर और होती तो शकील सीधे जलते हुए क्षेत्र में गिर सकता था। शकील कांपते हुए बोला, चाचा, अगर आप 1 सेकंड भी देर करते। वाजिद ने शांत स्वर में कहा, इस जंगल में सेकंड ही जिंदगी और मौत तय करते हैं, सावधान रहो। आगे जाकर आग का दृश्य और भी भयावह हो गया। लपटें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लगता था जैसे वे आकाश को छू रही हों। पेड़ जलते हुए गिर रहे थे, क्रैक, धड़ाम, और जमीन पर गिरते ही चिंगारियां ऊपर उड़ जाती थीं। रेंजर चिल्लाया, हम इस दिशा में बैकफायर नहीं कर सकते, यहां हवा बहुत तेज है, हमें सिर्फ रोकथाम करनी होगी। वाजिद बोला, ठीक है, मिट्टी की दीवार बनाओ और पानी की लाइन तैयार करो, हम आग को धक्का देकर पीछे करेंगे। टीम ने काम शुरू किया। धरती गर्म थी, पसीना पीछे तक बह रहा था और धुआं आंखें जला रहा था। फिर अचानक हवा का झोंका आया, लपटें एकदम से उनकी ओर झपटी। फकीरू चिल्लाया, वाजिद चचा, आग हम पर गिर रही है। वाजिद ने निर्णय लिया, सब जमीन पर लेट जाओ, चेहरा मिट्टी में दबा लो। लपटें उनके ऊपर से गुजरी, जैसे आग ने उन्हें निगलने की कोशिश की हो। कुछ ही पलों बाद हवा शांत हुई। टीम उठी, चेहरे काले, कपड़े जले हुए, पर वे जिंदा थे। वाजिद ने कहा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, ये ढलान नूरपुर की ढाल है, इसकी रक्षा हम करेंगे। आग की जंग अब सीधी भिड़ंत थी। पश्चिमी ढलान पर आग को कुछ हद तक रोकने के बाद टीम और गहराई में गई। ये हिस्सा जंगल का हृदय माना जाता था, घना, अंधेरा और सूखे पेड़ों से भरा हुआ। अगर यहां आग फैल गई तो पूरा जंगल एक ही रात में राख हो सकता था। वाजिद ने चारों ओर देखा, ये जगह सबसे खतरनाक है, लेकिन अगर हम इस हिस्से को बचा लें तो जंगल का आधा जीवन बच जाएगा। टीम आगे बढ़ी, पर हर कदम मुश्किल था। जमीन पर राख की मोटी परत, हवा में धुआं और हर तरफ टूटी डालियां। फिर उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ जो आधा जल चुका था पर अभी भी खड़ा था। रेंजर बोला, अगर ये पेड़ गिरा तो इसकी लपटें बाकी जंगल को पकड़ लेंगी। वाजिद ने गंभीर स्वर में कहा, इस पेड़ को बचाना ही होगा, ये जड़ों से जंगल को स्थिर रखता है। टीम ने चारों ओर से मिट्टी, गीली टहनियां और पानी डालकर उसे ठंडा करना शुरू किया। धुआं इतना था कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। अचानक पेड़ से एक बड़ी जलती शाखा टूटी, सीधे वाजिद की ओर। रमजान चिल्लाया, चाचा सावधान! वाजिद ने तुरंत पीछे हटकर अपनी टॉर्च से उस शाखा को दिशा बदल दी। शाखा मिट्टी पर गिरी, कुछ चिंगारियां उड़ी, पर टीम ने तुरंत मिट्टी डालकर उसे शांत कर दिया। रेंजर बोला, आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। वाजिद मुस्कुराया, जंगल ने हमें हमेशा दिया है, आज उसे हमारी जरूरत है। धीरे धीरे उस बरगद के चारों ओर सुरक्षित घेरा बना दिया गया। पेड़ की जड़ें ठंडी होने लगी, उसके आसपास की आग कम हो गई। टीम थक चुकी थी, पर जंगल अब शांत सांस लेने लगा था। तभी रेडियो से आवाज आई, आग रुक रही है, जंगल के मुख्य लपटें ठंडी पड़ने लगी हैं। टीम ने एक दूसरे को देखा, आंखों में आंसू थे। ये जीत सिर्फ इंसान की नहीं, जंगल की भी थी।
थकान के बावजूद वाजिद ने सिर उठाकर आसमान देखा। या अल्लाह, हमने आग का दिल तोड़ दिया। ये जंग का सबसे कठिन मोड़ था और नूरपुर ने इसे जीत लिया था। जंगल की भयंकर आग अब काफी कम हो चुकी थी। रात होने से पहले ही आग की लपटें धीरे धीरे मंद होती गईं, मानो वे स्वयं थक गई हों। जंगल का आकाश गहरे लाल से हल्का धूमिल हो चुका था। एक समय ऐसा आया जब धुआं भी हवा से हारने लगा। टीम ने राहत की सांस ली। कई लोग जमीन पर बैठते ही सो गए। थकान शरीर की हर नस में घुल गई थी। रेंजर ने प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर आज रात हवा शांत रही तो हम कह सकते हैं कि आग खत्म हो रही है। वाजिद खान ने दूर जलती लपटों को देखते हुए कहा कि जंगल ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो बचा है वही हमारी जीत है। शाम ढलते ढलते नूरपुर गांव तक आग बुझने की खबर पहुंच गई। गांव में दुआओं और राहत की लहर दौड़ गई। बच्चे पहली बार 2 दिनों के बाद खुलकर हंसे। महिलाओं की आंखों में थकान भी थी और खुशी भी। बुजुर्गों ने आकाश की तरफ हाथ उठाकर कहा, या खुदा, शुक्र है हमारा वाजिद बेटा बच गया और गांव भी बच गया। जब वाजिद और उसकी टीम गांव लौटी तो चौपाल के पास एक बड़ी भीड़ उनका स्वागत करने खड़ी थी। किसी ने उसके हाथ चूम लिए, किसी ने गले लगा लिया। सरपंच सलामत अली ने भावुक स्वर में कहा, वाजिद, तुमने नूरपुर की इज्जत बचाई है। तुमने साबित कर दिया कि नूरपुर का बेटा कभी पीछे नहीं हटता। वाजिद मुस्कुरा दिया, गांव ने मुझे बनाया है, मैं कैसे इसे आग के हवाले होने देता। गांव में उस रात एक छोटे उत्सव का माहौल था। भले चूल्हे नहीं जले थे, भोजन साधारण था, पर दिलों में खुशी प्रचुर थी। पर विजय की रात हमेशा शांत नहीं होती। कहीं दूर जंगल में फिर एक आवाज गूंजी, धड़ाम। रमजान ने डरते हुए पूछा, चाचा, ये क्या था? वाजिद ने आकाश की ओर देखा। जला हुआ पेड़ गिरा होगा। जंगल अभी भी सांस ले रहा है। ये खतरा नहीं, बस आग की आखिरी झलक है। पर वाजिद के भीतर एक हल्की चिंता फिर भी पल रही थी। क्या सच में आग पूरी तरह खत्म हो चुकी है? ये सवाल कल एक नया रूप लेने वाला था। अगली सुबह गांव में सामान्य जीवन की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोगों ने राहत की सांस लेते हुए अपने काम संभाले। किसानों ने खेतों की तरफ रुख किया, औरतों ने आंगन साफ किया, बच्चे फिर से खेलने लगे। पर वन विभाग अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। 2 जीपें फिर गांव पहुंची। अधिकारी उतरा और गंभीर स्वर में बोला, हम आग की स्थिति की अंतिम जांच करने आए हैं। जंगल शांत है, लेकिन हम पूरी पुष्टि करना चाहते हैं। वाजिद तुरंत तैयार हो गया, मैं साथ चलूंगा। जब वे जंगल पहुंचे तो दृश्य कल जैसा भयानक नहीं था। पेड़ों से धुआं नहीं उठ रहा था। जमीन गर्म जरूर थी, पर चिंगारियां दिख नहीं रही थीं। रेंजर ने राहत से कहा, शायद आग खत्म हो चुकी है। पर तभी वाजिद की तेज नजर एक कोने पर पड़ी, एक छोटा सा हिस्सा जहां राख के नीचे कुछ चमक रहा था। वाजिद पास गया। उसने अपना जूता मिट्टी में दबाया और राख को हल्का सा हटाया। लाल चिंगारी, धीमी लेकिन जिंदा। वाजिद के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने जोर से कहा, रुकिए, आग बुझी नहीं है, यह जमीन के अंदर जल रही है। रेंजर चौंक उठा, यह तो बहुत खतरनाक है, यह अंदर अंदर फैल भी सकती है। वाजिद ने त्वरित आदेश दिया, मिट्टी लाओ, हरी पत्तियां लाओ और जितना पानी ला सकते हो सब लाओ। टीम दौड़ी। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ मिट्टी और पानी का घेरा बना दिया गया। वाजिद खुद उस हिस्से पर झुका और बार बार मिट्टी डालते हुए बोला, यह सबसे खतरनाक आग होती है जो दिखती नहीं पर जड़ें खाती है। धीरे धीरे चिंगारी मंद होने लगी। रेंजर ने आश्चर्य से कहा, अगर ये चिंगारी हवा पाती तो पूरा जंगल फिर से जल उठता। वाजिद बोला, आग भले बड़ी हो या छोटी, अगर उसे रोका न जाए तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। आज नूरपुर वास्तव में बच गया था, क्योंकि खतरे की सबसे छोटी चिंगारी भी बुझा दी गई थी। अधिकारी बोला, वाजिद साहब, आप न होते तो ये चिंगारी हमें दिखती भी नहीं। वाजिद ने शांत स्वर में कहा, जंगल हमेशा बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए।
आज नूरपुर में एक अलग ही वातावरण था। लोगों ने अपने द्वारों पर दीपक जलाए, बच्चों ने फूल तोड़कर चौपाल में बिखेर दिए, महिलाएं दुआएं पढ़ रही थीं। पूरा गांव वाजिद खान का स्वागत करने वाले समारोह की तैयारी कर रहा था। शाम को जैसे ही वाजिद चौपाल पहुंचा, गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बच्चे उसकी ओर दौड़े, महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं, पुरुष सम्मान से झुक गए। सरपंच ने घोषणा की, आज नूरपुर का ये बेटा सिर्फ हमारा नहीं, जंगल का नायक भी है। सभी की आंखें चमक उठीं। गौरी नाम की एक युवती ने आगे बढ़कर कहा, वाजिद भाई, आपने हमें सिर्फ आग से नहीं बचाया, हिम्मत और एकता की शक्ति भी सिखाई। बुजुर्ग हसन चाचा ने भावुक होकर कहा, मेरे बेटे, तूने पूरी उम्र गांव के लिए मेहनत की है, पर आज तूने गांव को नई जिंदगी दी है। रेंजर आगे आया और बोला, वन विभाग आपकी बहादुरी को रिपोर्ट में विशेष उल्लेख के रूप में दर्ज करेगा। आपने बड़े शहरों के प्रशिक्षित फायर फाइटर्स से भी अधिक काम किया है। वाजिद ने सिर झुकाकर कहा, मैंने वही किया जो हर नूरपुर वाला करता। यह हमारा घर है, इसे जलने नहीं देंगे। गांव में भोजन, गीत और खुशियां फैल गईं। कई लोग देर रात तक चौपाल में बैठे रहे, कहानी सुनते रहे, कैसे आग को रोका गया, कैसे पेड़ बचाए गए, कैसे नूरपुर की धरती आज भी सुरक्षित है। रात गहरी होने लगी। वाजिद अकेले बाहर आकाश की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में संतोष था। जंगल की दिशा में हवा हल्की सी बह रही थी, शांत, ठंडी, मानो जंगल खुद कह रहा हो, धन्यवाद मेरे रक्षक। और वाजिद महसूस कर रहा था, कभी कभी इंसान सिर्फ अपने गांव का नहीं, पूरी प्रकृति का बेटा बन जाता है। आग बुझ चुकी थी, जंगल शांत था, नूरपुर सुरक्षित था, पर कहानी का असली अध्याय अब शुरू हो रहा था, पुनर्जीवन का अध्याय। अगली सुबह वाजिद अकेले जंगल की ओर गया। उसकी आदत थी खतरे के बाद जंगल की वास्तविक स्थिति खुद देखने की। वो उस रास्ते पर चला जहां 2 रात पहले आग ने अपना सबसे क्रूर नृत्य किया था। जमीन राख से ढकी हुई थी, काले पेड़ किसी बोझिल स्मारक की तरह खड़े थे। हवा में अब धुआं नहीं बल्कि शांत सुगंध थी, जैसे जंगल थककर आराम करना चाहता हो। वाजिद एक जली हुई घास को हाथ में लेकर बोला, तू जली लेकिन हार नहीं मानी, जंगल भी ऐसा ही होगा, फिर से उगेगा। तभी उसे एक छोटा सा हरापन दिखा, राख के बीच से निकलती एक नई कोंपल। जंगल उसे कह रहा था, मैं अभी जिंदा हूं। वाजिद मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में नमी थी पर खुशी भी। उसी समय शकील और रमजान उसके पास पहुंचे। चाचा, हम आपके पीछे आए। गांव में सब कह रहे हैं कि जंगल अब खत्म हो गया है, क्या सच में ऐसा है? वाजिद ने जमीन की उस हरी कोंपल की ओर इशारा किया। देखो, खत्म कभी नहीं होता। जंगल जलता है ताकि नए जीवन को जगह मिले। ये उसकी प्रकृति है और ये उसका साहस भी। शकील ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यहां फिर से पेड़ उगेंगे? हां बेटा, वाजिद बोला, अगर हम भी मदद करें तो और जल्दी। रेंजर और वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची। अधिकारी ने कहा, हम पुनर्वास योजना शुरू करने वाले हैं। नई पौध लगानी होगी, जंगल को फिर जीवित करना होगा। वाजिद ने तुरंत कहा, नूरपुर के लोग तैयार हैं। तीनों वापस गांव लौटे। गांव में जब यह खबर फैली कि जंगल को फिर हरियाली देने का काम शुरू होगा, तो नूरपुर में उत्साह फैल गया। औरतों ने बच्चों को बताया, हम पेड़ लगाएंगे। बुजुर्गों ने बीज बजाकर रखेंगे। युवकों ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी लड़ाई लड़ी, अब जंगल को जिंदा भी हम ही करेंगे। वाजिद ने सरपंच से कहा, हम एक जंगल दिवस मनाएंगे। हर घर से एक पौधा आएगा, हर बच्चा, हर बड़ा एक पेड़ लगाएगा। सरपंच ने घोषणा की कि कल से नूरपुर का हर इंसान जंगल के लिए काम करेगा। और इस तरह राख के बीच उगती पहली कोंपल ने पूरा गांव बदल दिया, भय से उम्मीद की ओर। अगली सुबह नूरपुर गांव में उत्सव जैसा माहौल था। हर घर के बाहर हरे पौधों की कतारें थीं। नीम, पीपल, बरगद, अमरूद, जामुन और छोटे बांस के पौधे। बच्चे झूमते हुए कह रहे थे, हम पेड़ लगाएंगे, हम जंगल बचाएंगे। पुरुष फावड़े और टोकरे लेकर तैयार थे।
महिलाएं पानी से भरे घड़े और गीली मिट्टी लेकर खड़ी थीं। ये पहला मौका था जब पूरा गांव एक ही लक्ष्य के साथ एकजुट था। चौपाल में सरपंच ने घोषणा की, आज से हम अपने जंगल को नया जीवन देंगे। हर परिवार एक पेड़ लगाएगा और हर पेड़ का नाम किसी अपने प्रिय के नाम पर रखा जाएगा। इस बात पर गांव में भावनाओं की हलचल हुई। कई लोग अपने खोए हुए प्रियजनों के नाम सोचने लगे। कई लोग अपने बच्चों के भविष्य के सपने याद करने लगे। वाजिद ने सभी को जंगल की सीमा क्षेत्र तक लेकर गया। वो स्थान पूरी तरह राख से भरा था, पर आज पहली बार वो राख भी सुंदर लग रही थी, क्योंकि वहां जीवन बोया जाने वाला था। सबसे पहले वाजिद ने एक पौधा लगाया। ये पेड़ जंगल के नाम, उसने कहा, जो हमें हमेशा जीवन देता रहा। गांव वाले एक एक करके अपने पौधे लगाने लगे। कोई पेड़ लगाते समय दुआ पढ़ता, कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें समझाता कि ये पेड़ तू बड़ा करेगा। एक बुजुर्ग महिला अपने पौधे के सामने बैठकर रोने लगी। वाजिद बोला, क्या हुआ चाची? वो आंसू पोंछते हुए बोली, ये पेड़ मैं अपने उस बेटे के नाम लगा रही हूं जो सालों पहले शहर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। शायद ये पेड़ ही उसका निशान बन जाए। वाजिद ने सम्मान से सिर झुकाया। पेड़ कभी खोते नहीं चाची, वो लौट कर आते हैं हर पत्ती में, हर शाख पर। जब आधे पेड़ लगाए जा चुके थे तो बच्चों ने अचानक गीत गाना शुरू कर दिया। जंगल हमारा घर है, हम उसका सहारा हैं। उनके स्वर में इतनी मासूमियत थी कि रेंजर और अधिकारी भी भावुक हो गए। सूर्यास्त होते होते जंगल की काली धरती पर हरियाली के 100 छोटे छोटे दीप जल चुके थे। आज नूरपुर ने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए, बल्कि अपने भविष्य की नींव रोपी थी। 3 दिन बीत गए। हर सुबह नूरपुर के लोग जंगल में जाकर पौधों को पानी देते, उनके चारों ओर मिट्टी जमाते, उन्हें धूप से बचाने के लिए छोटे छोटे ढकाव बनाते। वाजिद रोज सबसे पहले पहुंचता, हर पेड़ की जांच करता, कौन सा पौधा ज्यादा पानी चाहता है, कौन सा कमजोर है, कौन सा पहले ही मजबूत होने लगा है। जंगल धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां राख थी वहां अब छोटी छोटी हरी लकीरें उभरने लगी थी। रेंजर ने भावुक होकर कहा, हमने आग को हरा दिया, अब हम जीवन को जीतते हुए देख रहे हैं। पर तभी एक शाम, जब सूरज ढल चुका था और गांव वाले लौटने लगे थे, वन विभाग की एक टीम तेज कदमों से वाजिद के पास पहुंची। अधिकारी के चेहरे पर चिंता थी। वो बोला, हमें एक नई रिपोर्ट मिली है। जंगल के उत्तरी हिस्से में एक पेड़ के नीचे फिर से धुआं उठता पाया गया है। संभावना है कि आग की कोई जमी हुई नस अब भी सक्रिय हो। गांव वाले घबरा गए। शकील चिल्लाया, क्या आग फिर से शुरू हो सकती है? वाजिद ने शांत स्वर में कहा, हर आग का आखिरी सांस होता है। अगर हम उस सांस पर नजर ना रखें तो वो फिर लपट बन सकती है। अधिकारी बोला, हम ये काम कल सुबह करेंगे, रात को जाना सुरक्षित नहीं है। पर वाजिद ने सिर हिलाया, नहीं साहब, नूरपुर अब मजबूत है, हम डर कर नहीं बैठेंगे। वाजिद ने लोगों से कहा, आज रात हम फिर पहरा देंगे, कल सबसे पहले उस हिस्से को जांचेंगे। गांव में हल्की बेचैनी लौट आई, पर यह डर पहले जैसा नहीं था। यह सावधानी थी और सतर्कता। रात को गांव के चौपाल पर छोटे दीपक जलाए गए, जंगल की रक्षा के लिए, नूरपुर की शक्ति के लिए। और हवा ने उस रात बहुत धीमे से कहा, हर जीत के बाद एक अंतिम परीक्षा होती है। सुबह होने से पहले ही वाजिद जाग गया। रात भर उसने पहरा तो दिया, लेकिन मन में एक ही चिंता घूमती रही, उत्तरी जंगल का वो धुआं जो नई मुसीबत का संकेत था। सूरज की हल्की लौ जब आकाश को छू रही थी, तभी वो शकील, रमजान, फकीरू और रेंजर की टीम को लेकर उत्तर की ओर निकल पड़ा। उत्तरी मार्ग जंगल का सबसे अनजान रास्ता था।
वहां पेड़ घने थे और जमीन चट्टानों से भरी हुई थी। आग इस हिस्से में बहुत कम पहुंची थी, पर वही कम हिस्सा अब खतरे की जड़ बन रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती गई, जो अजीब था क्योंकि आग वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होती है। रेंजर ने नक्शा देखा और कहा, यहीं कहीं धुआं उठता देखा गया था। अचानक रमजान चिल्लाया, देखो चाचा, वहां कुछ है। सबकी नजरें एक बड़े गिरे हुए पेड़ पर गईं। उसके नीचे जमीन पर काली राख और एक गोल सा धब्बा था जहां से बहुत हल्का धुआं उठ रहा था, इतना हल्का कि किसी को दूर से दिखाई भी न दे। वाजिद ने मिट्टी उठाकर नजदीक जाते हुए कहा, यह जगह गर्म है, आग अब भी जिंदा है। रेंजर ने हैरान होकर कहा, इतना सूक्ष्म हिस्सा, अगर यह हवा पकड़ लेता तो फिर सब शुरू हो जाता। वाजिद ने गंभीर स्वर में कहा, अगर जंगल को बचाना है तो आज इस आखिरी सांस को भी बुझाना होगा। टीम ने तैयारियां शुरू की। मिट्टी, पानी, हरी डालियां, सब कुछ लाया गया, लेकिन जैसे ही वे मिट्टी डालने लगे, जमीन के नीचे से सूं सूं की आवाज आने लगी, जैसे आग अब भी जड़ में छुपी बैठी हो। शकील डर कर बोला, चाचा, यह आवाज क्यों आ रही है? वाजिद ने शांत स्वर में कहा, जब आग जमीन में गहरी चली जाती है तो वो जड़ों के बीच से हवा खींचती है, उसे बंद करना होगा। टीम ने तेजी से काम करना शुरू किया। रमजान पानी फेंक रहा था, फकीरू मिट्टी डाल रहा था, रेंजर चिंगारी की जगह पहचान रहे थे। अचानक जमीन से एक छोटा सा लौ का फव्वारा उठा। चाचा, शकील चिल्लाया। वाजिद ने बिना एक सेकंड गवाए पूरा मिट्टी का टोकरा उठाकर उस जगह पर उड़ेल दिया। लौ बुझ गई, आवाज बंद हो गई और कुछ ही मिनटों बाद धुआं भी रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। रेंजर ने गहरी सांस लेकर कहा, अब आग सच में खत्म हो चुकी है। वाजिद ने आसमान की ओर देखा। एक हल्की हवा उसके चेहरे से गुजरी, जैसे जंगल कह रहा हो, तुमने मेरी अंतिम पीड़ा भी मिटा दी। टीम वहां कुछ देर बैठी, थकी पर एक गहरी संतुष्टि में डूबी हुई। ये जंगल की अंतिम सांस थी और आज वो भी शांत हो गई थी। जब टीम गांव लौटी तो नूरपुर पूरी तरह तैयार खड़ा था। दीपक जले हुए, आंगनों में रंगोली बिछी हुई, बच्चों के हाथों में फूल और औरतों के चेहरों पर गर्व की चमक। सरपंच सलामत अली ने माइक लेकर घोषणा की, आज हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं, नूरपुर का रक्षक दिवस, क्योंकि आज वाजिद और उसकी टीम ने जंगल की आखिरी सांस भी बुझा दी। तालियों का शोर गूंज उठा। लोग नाचने लगे, बच्चे खिलखिलाने लगे और बुजुर्ग आंसू पोंछते हुए दुआएं देने लगे। गांव में पुआल का बड़ा मंच बनाया गया था। वाजिद को वहां बुलाया गया। उसने ऊपर खड़े होकर गांव की ओर देखा। हर चेहरा प्रेम से भरा हुआ था, हर आंख में उसी का प्रतिबिंब दिखाई देता था। गौरी ने आगे आकर कहा, आपने सिर्फ जंगल नहीं बचाया, हमें खुद से परिचित कराया। हम जान गए कि हम मिलकर क्या कर सकते हैं। फकीरू बोला, चाचा, अगर आप ना होते तो हम तो आग को देखकर ही घबरा जाते। सब हंस पड़े, पर हंसी के अंदर गहरी कृतज्ञता थी। फिर बच्चों ने गीत गाया, नूरपुर का दिल धड़के, जंगल की सांस चले, हम सब मिलकर जिएंगे प्रकृति की छांव तले। वाजिद का दिल में कुछ पिघल गया। उसने शांत स्वर में कहा, आज मैं ही नहीं, हम सब नायक हैं। नूरपुर की जीत हमारी एकता की जीत है। गांव वालों ने दिए जलाकर जंगल की दिशा में रखा, सम्मान में, कृतज्ञता में और इस वादे के साथ कि वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात को आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, मानो जंगल का धन्यवाद संदेश हो। नूरपुर आज सच में जश्न मना रहा था, जीवन का, जंगल का और उस साहस का जो एक मनुष्य को असाधारण बना देता है। कई हफ्ते बीत गए। जंगल धीरे धीरे हरियाली की वापसी करने लगा था। नूरपुर में रोज सुबह लोग अपने लगाए पौधों को पानी देते, उन्हें बढ़ते हुए देखते और गर्व महसूस करते। एक दिन वन विभाग का अधिकारी फिर आया। वाजिद साहब, उसने कहा, सरकार ने निर्णय लिया है कि नूरपुर गांव को पर्यावरण संरक्षक ग्राम घोषित किया जाएगा। ये सम्मान पूरे जिले में सिर्फ आपके गांव को मिलेगा।
गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाए, हमारा गांव हीरो बन गया। लेकिन वाजिद मुस्कुराया नहीं, वो जंगल की ओर देखने लगा। अधिकारी ने पूछा, क्या हुआ, आप खुश नहीं? वाजिद ने धीमी आवाज में कहा, खुश तो हूं, पर जंगल ने जो दर्द झेला उसे भूलना कठिन है। रेंजर आगे बढ़ा और बोला, लेकिन जंगल उठ खड़ा होगा क्योंकि आपने उसे समय दिया, और यह सम्मान आपके गांव का ही नहीं, आपका भी है। वाजिद ने पहली बार सिर उठाया। जंगल ने मुझे भी समय दिया था। जब मैं छोटा था और रास्ता खो जाता था, ये जंगल ही था जो मुझे घर तक ले आता था। अब मैं उसके लिए कुछ कर सका तो शायद हमारा रिश्ता पूरा हुआ। गांव में उस दिन फिर एक सभा हुई। सब चाहते थे कि वाजिद कुछ बोले। वाजिद मंच पर चढ़ा और बोला, आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आग ने जंगल को जितना जलाया, हम इंसानों ने कभी कभी उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लालच से, कटाई से, लापरवाही से। अगर हम सच में जंगल को बचाना चाहते हैं तो उसे सिर्फ आग से नहीं, खुद से भी बचाना होगा। गांव चुप था, हर शब्द दिल में उतर रहा था। वाजिद आगे बोला, जंगल ने हमें जीवित रखा है, अब हमारी बारी है कि हम उसे जीवन दें। लोग खड़े हो गए। तालियों की आवाज दूर पहाड़ियों तक गूंज उठी। उस रात वाजिद जंगल के किनारे बैठा। हवा पेड़ों के बीच से गुजर कर आई और उसके चेहरे को छुआ, जैसे कोई पुराना दोस्त कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। और पहली बार वाजिद ने खुद को हल्का महसूस किया। जंगल में नई हरियाली लौटने लगी थी। कई पौधों ने नन्ही नन्ही पत्तियां उगा ली थीं। बारिश का मौसम भी आने वाला था और ये जंगल के लिए किसी पुनर्जन्म जैसा था। लेकिन प्रकृति कभी बिना संकेत के नहीं रहती। एक सुबह वाजिद पहाड़ी पर चढ़कर जंगल का निरीक्षण कर रहा था। ऊपर पहुंचते ही उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, कुछ शांत पर चेतावनी जैसी। वाजिद ने देखा, पहाड़ी की चोटी पर मिट्टी हल्की सी खिसकी हुई थी। वहां की चट्टानें आग के दौरान कमजोर हो गई थीं। अगर बारिश तेज हुई तो चट्टानें खिसक सकती थीं। शकील उसके पीछे आया। चाचा, आप इतनी देर से यहां खड़े हैं, कोई बात है क्या? वाजिद ने चट्टान की ओर इशारा किया। ये हिस्सा कमजोर है, अगर भारी बारिश हुई तो पूरा ढलान नीचे की ओर सड़क सकता है। तो क्या फिर गांव को खतरा होगा? शकील ने चिंतित होकर पूछा। वाजिद ने सोचा, खतरा होगा पर आग जैसा नहीं, लेकिन हमें पहले से तैयारी करनी होगी। वे दोनों नीचे लौटे और गांव में सभा बुलाई गई। सरपंच सलामत अली ने पूछा, अब कौन सा संकट है बेटा? हम तो समझे थे सब ठीक हो गया था। वाजिद ने शांत स्वर में कहा, आग खत्म हुई है, लेकिन पहाड़ के ऊपरी हिस्से की चट्टानें कमजोर हो चुकी हैं। बारिश में मिट्टी सरक सकती है। कुछ लोग घबरा गए। तो क्या हम फिर खतरे में हैं? क्या हमें गांव खाली करना पड़ेगा? वाजिद ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, इस बार लड़ाई अलग है, पर हम तैयार हैं। हम पहाड़ी की जड़ों को मजबूत करेंगे, पत्थरों का बांध बनाएंगे, बरसात का पानी सही दिशा में बहाने की व्यवस्था करेंगे। गांव वालों में नई जागरूकता जागी। आग ने उन्हें सिखा दिया था कि संकट से भागना समाधान नहीं, उससे सामना करना ही सुरक्षा है। अगले दिन गांव के लोग पहाड़ी पर चढ़ गए। कुछ मिट्टी के बोरे भर रहे थे, कुछ पत्थरों की लाइन बना रहे थे, कुछ पानी के बहाव के लिए नाली बना रहे थे। महिलाएं नीचे खड़ी पानी और दही वितरित कर रही थीं, ताकि काम करने वाले थके नहीं। रेंजर भी आए और बोले, आपके गांव की एकता पूरे जिले के लिए मिसाल बनेगी। वाजिद बीच खड़ा था, हर कार्य पर नजर रखते हुए, हर व्यक्ति को दिशा देते हुए। सूरज ढलने से पहले पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सुरक्षित हो चुका था। नूरपुर ने फिर एक खतरे को ज्ञान और एकता से जीत लिया था। लेकिन प्रकृति की फुसफुसाहट अभी पूरी नहीं हुई थी। मानो वो कह नहीं हो, जो सतर्क है वही सुरक्षित है।
बरसात शुरू हो चुकी थी। हल्की, मीठी, धरती को भिगोने वाली बारिश। जंगल की पत्तियां फिर चमकने लगी थीं। हर पेड़ अपनी नई सांस ले रहा था। नूरपुर में भी उत्सव का समय था। गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा कार्यक्रम रखा, जंगल पुनर्जीवन दिवस। चौपाल पर रंगीन कपड़े टंगे थे, दीपक जल रहे थे। बच्चे मिट्टी से बने छोटे छोटे पेड़ हाथ में लिए घूम रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि आज का दिन याद रहेगा। जिस आग ने हमें डराया, उसने हमें एकता की राह दिखा दी। कार्यक्रम शुरू हुआ। गौरी ने मंच पर आकर कहा कि इस गांव ने संकट में जो हिम्मत दिखाई, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। हम जंगल का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमें खुद को पहचानने का मौका दिया। रेंजर ने आगे बढ़कर कहा, अब नूरपुर जंगल संरक्षण का आदर्श गांव घोषित किया जाता है। गांव तालियों से गूंज उठा। बच्चों ने कपड़े हवा में उछाले, औरतों ने दुआएं दी। फिर सरपंच सलामत अली ने वाजिद को मंच पर बुलाया। बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। कुछ महिलाएं आंसू पोंछ रही थीं। बुजुर्गों के चेहरे गर्व से चमक रहे थे। वाजिद ने सादगी से कहा, मैं नायक नहीं हूं, नूरपुर का हर इंसान नायक है। अगर हम साथ ना होते तो न जंगल बचता, न गांव। फिर वो चुप होकर भीड़ को देखता रहा। हर चेहरा आज अलग चमक रहा था। ये वो चमक थी जो संकट खत्म होने के बाद मनुष्य के भीतर जन्म लेती है। उत्सव के बाद बच्चे वाजिद को घेर कर बोले, चाचा, आप बहुत बहादुर हो, आपको हम जंगल चाचा कहेंगे। वाजिद पहली बार जोर से हंसा। जंगल चाचा ही सही, क्योंकि जंगल मेरा घर है। उस रात नूरपुर में ढोल बजे, गीत गाए गए, लोगों ने जमकर नाच किया। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही थीं, मानो प्रकृति भी इस खुशी में नाच रही हो। पर वाजिद का मन शांत था, गहरी मधुर शांति से भरा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि संकट ने उसे नहीं तोड़ा, बल्कि और मजबूत बना दिया। एक शाम बारिश थमने के बाद वाजिद अकेले जंगल की ओर निकल गया। हवा में मिट्टी और नई पत्तियों की सुगंध थी। जंगल हरियाली थी और लौट रहा था, धीरे धीरे पर सुंदरता से। वो उसी जगह पहुंचा जहां पहली बार आग की लपटें उसने देखी थीं। वहां अब राख नहीं थी, बल्कि नई घास उग गई थी। कुछ पेड़ों ने नई शाखें उगा ली थीं। वाजिद जमीन पर बैठकर पत्तों को सहलाने लगा। उसकी आंखों में संतोष और गर्व झलक रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज आई, गौरी की। आप फिर अकेले चले आए वाजिद भाई? वाजिद मुस्कुराया। जंगल बुलाता है तो मैं आ ही जाता हूं। गौरी ने उससे कहा, गांव में सब आपके बारे में बात कर रहे थे। वे कहते हैं कि अगर आग फिर आए तो वाजिद चाचा फिर खड़े हो जाएंगे। वाजिद ने शांत स्वर में कहा, अगर आग फिर आए तो नूरपुर उससे पहले खड़ा हो जाएगा। अब गांव मजबूत है, मैं अकेला नहीं। वे दोनों जंगल के बीच चलते हुए उस क्षेत्र तक पहुंचे जहां गांव वालों ने पौधे लगाए थे। आज वहां सैकड़ों हरी हरी कलियां दिख रही थीं। बारिश ने उन्हें उठा दिया था। गौरी बोली, देखिए, ये पेड़ आपके नाम का है। वाजिद मुस्कुराया, अगर ये बड़ा हो गया तो जंगल मुझे याद रखेगा। गौरी ने कहा, नूरपुर भी आपको याद रखेगा। सूरज ढलने लगा। जंगल में सुनहरी रोशनी बिखर गई, जैसे प्रकृति खुद इस कहानी का अंत लिख रही हो। वाजिद ने हाथ फैलाकर हवा को महसूस किया। आज जंगल खुश है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ देर की चुप्पी के बाद गौरी ने धीरे से पूछा, अब क्या करेंगे वाजिद भाई? वाजिद मुस्कुराया और बोला, अब मैं जंगल और नूरपुर दोनों का रखवाला बनकर रहूंगा। ये मेरा घर है और घर को छोड़कर कोई कहां जाता है। जंगल की हवा उसके शब्दों से सहमति में हिली। पत्तों ने धीमी सी ताल बजाई, जैसे हर पेड़ कह रहा हो,
तुम हमारे रक्षक हो वाजिद खान। और इसी तरह ये कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि जंगल की हर नई पत्ती के साथ बार बार जीवित होती रहेगी। नूरपुर बचा था, जंगल बचा था, और एक इंसान ने साहस से इतिहास लिख दिया था। तो दोस्तों, इस तरह जंगल की आग और नूरपुर की जंग की ये दास्तान यहीं पर पूरी होती है। उम्मीद है आप इस सफ़र में हर धड़कन, हर खामोशी, हर जीत और हर डर को महसूस कर पाए होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कहानी का कौन सा पल आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। हम ऐसी नई कहानियाँ नियमित रूप से आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए और सपनों की इस दुनिया का हिस्सा बनते रहिए। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें, दिल को शांत रखें और रात को नींद आने पर इस जंगल की हरियाली को याद करते हुए धीरे से आंखें बंद कर लें। शुभ रात्रि और मीठे सपने।